हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपली वर्ड्स। हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका टाइटल है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा ताकि चैप्टर को समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। पिछले पार्ट में हमने इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था, हमने बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया था, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी पढ़ लिया था और इनर्शिया और मास कैसे रिलेटेड है इसको भी हमने समझ लिया था। आज हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। बच जाएगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको हम लोग एक अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सिंपली वर्ड्स मैंने आप ही लोग के लिए बनाया है, क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमें डीएवी गुरु को क्रॉस करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे और वहाँ पर हर प्लेलिस्ट का भी लिंक अवेलेबल है, जिस पर क्लिक करके आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है क्या। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इट सेज दैट इन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। जब तक एक ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बना रहेगा, और यूनिफॉर्म तरीके से मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही बना रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बदलना है, यानी उसका स्पीड या डायरेक्शन बदलना है, तो हमें उस पर एक फोर्स लगाना ही होगा। और ये फोर्स कैसा होना चाहिए? ये फोर्स अनबैलेंस्ड होना चाहिए। तो ये था फर्स्ट लॉ। हमने पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ा ही था, इसको रिवीजन भी हो गया। अब हमें समझना है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। बट इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इम्पैक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है। अब देखिए, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स को समझने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं टेबल टेनिस और क्रिकेट का। अगर आपको टेबल टेनिस के बॉल से चोट लगे ना तो बहुत कम चोट लगेगा, क्योंकि टेबल टेनिस का बॉल हल्का भी होता है और उसका स्पीड कंपैरेटिवली कम भी होता है। लेकिन अगर आपको क्रिकेट बॉल से चोट लगे तो आपको ज़्यादा दर्द होगा, क्योंकि क्रिकेट बॉल का स्पीड भी ज़्यादा होता है और वो भारी भी होता है। अब फोर्स तो दोनों लगा रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी पर अलग अलग हो रहा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों बॉल्स का मास डिफरेंट है और उनका वेलोसिटी डिफरेंट है। उसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, अगर कोई ट्रक रुकी हुई है और अगर कोई ट्रक स्लोली मूव कर रही है तो किससे आपको खतरा है? आपको खतरा उससे है जो कि स्लोली मूव कर रही है। रुका हुआ ट्रक से आपको कोई खतरा नहीं है, भले ही उसका दोनों का मास बहुत ज़्यादा है, दोनों का वजन बहुत ज़्यादा है, लेकिन रुके हुए ट्रक से आपको खतरा नहीं है, स्लोली मूविंग ट्रक से आपको खतरा है। यहाँ पर दोनों केस में मास तो सेम है, बट दोनों का वेलोसिटी अलग अलग है। इसका वेलोसिटी 0 है, ये चल ही नहीं रहा है, और इसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी देखिए, दोनों केस में बुलेट का मास तो सेम है। अगर आप हाथ में रखें तो जितना मास उस समय बुलेट का है, गोली चलने के बाद भी बुलेट का मास वही है, लेकिन एक जगह उससे खतरा है, एक जगह नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों जगह वेलोसिटी उसका अलग अलग है। हाथ में रखे हैं तो उसका वेलोसिटी अलग है, हाथ से फेंकेंगे तो वेलोसिटी अलग होगा, लेकिन अगर गन से उसको चला दिए तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगा। इसी कारण से दोनों जगह उसके द्वारा लगाए गए फोर्स का इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। तो इन तीनों एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आता है? इन तीनों एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आता है कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है तो उस फोर्स का इम्पैक्ट उस ऑब्जेक्ट के मास और उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है, केवल मास पर भी नहीं और केवल वेलोसिटी पर भी नहीं। ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा ना, उसका इम्पैक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। न्यूटन ने ऑब्जेक्ट के इसी मास और वेलोसिटी को ध्यान में रखते हुए एक नए फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया, और उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है मोमेंटम। मोमेंटम को अगर आसान भाषा में समझे तो जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा ऑब्जेक्ट का, टकराने के बाद वो उतना ही बड़ा डिस्ट्रक्शन करेगा, मतलब उतना ही बड़ा तोड़फोड़ करेगा। अब देखिए ध्यान से, इसको समझते हैं। कॉलिजन एंड इम्पैक्ट, मतलब टकराने पर क्या इम्पैक्ट होता है, उसके लिए हम 4 एग्जाम्पल लिए हैं। 2 ट्रक है, दोनों का मास सेम है, ये भी 10,000 किलो का है, ये भी 10,000 किलो का है। अंतर क्या है कि ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है और ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। अब बताइए कि दीवार में ज़्यादा नुकसान कौन करेगा? ये वाला ट्रक ज़्यादा नुकसान करेगा दीवार को, या ये वाला ट्रक ज़्यादा नुकसान करेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये वाला ट्रक जो है ना, दीवार का राम नाम सत्य है कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका वेलोसिटी ज़्यादा है। मास तो दोनों का सेम है, बट इसका वेलोसिटी कम और इसका वेलोसिटी ज़्यादा है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर एक ट्रक है जिसका 10,000 किलो मास है और एक कार है जिसका 2,000 किलो मास है। दोनों जो है ना 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही चल रही है। अब बताइए कि इस दीवार को ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाएगा? ऑब्वियस सी बात है ट्रक,
क्योंकि दोनों का स्पीड भले ही सेम है लेकिन मास तो ट्रक का ज़्यादा है ना। तो इन चारों एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आता है कि जिस ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा, ज़्यादा नुकसान करेगा, और जो ज़्यादा नुकसान करता है ना उसका ज़्यादा मोमेंटम होता है। अब देखिए इन दोनों में किसका मोमेंटम ज़्यादा है? इन दोनों में मोमेंटम ज़्यादा है इसका, क्योंकि ये ज़्यादा नुकसान करेगा। और इन दोनों में किसका मोमेंटम ज़्यादा है? इन दोनों में ज़्यादा मोमेंटम है इसका, क्योंकि ये ज़्यादा नुकसान करेगा। मोमेंटम को हम लोग p से डिनोट करते हैं और p इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। ये हमें न्यूटन ने बताया था। अब आप चारों केस का मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ का मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास है इतना, वेलोसिटी है इतना, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा 10,000 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर आएगा 1 और इस पर 1 2 3 4 5 टाइम्स 0 और यूनिट क्या हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। ये इसका यूनिट हो जाएगा। अच्छा कमेंट में आप लोग बताइएगा कि ये जो कार है इसका मोमेंटम कितना है, यूनिट के साथ आपको बताना है। तो मोमेंटम तो आप लोग समझ ही गए, मोमेंटम को न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया था। मोमेंटम को p से डिनोट कर सकते हैं। और मोमेंटम होता क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मास, मतलब ऑब्जेक्ट के मास और उसके वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम किस तरह का क्वांटिटी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपको हम बताए थे कि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब फोर्स का केवल मैग्नीट्यूड ही नहीं उसका डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट होता है। इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन लग रहा हो, इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन लग रहा हो, दोनों लग रहा है कि सेम ही फोर्स है, बट दोनों का इफेक्ट अलग अलग होगा क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है। ये टुवर्ड्स राइट है और ये टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो दोनों अलग अलग फोर्स हुआ टेक्निकली। उसी तरह से मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होता है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होता है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी होता है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है, तो उसका मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा, वो भी इधर ही होगा। मोमेंटम का ऐसा यूनिट kg मीटर पर सेकेंड होता है। ये कैसे हुआ, मास का यूनिट होता है kg इंटू वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो दोनों मिलकर हो गया ना kg मीटर पर सेकेंड, तो वही हो गया मोमेंटम का यूनिट। मोमेंटम आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ से वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से सुनिए। अगर मोमेंटम समझ में नहीं आएगा अच्छे से तो आपको आगे भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहीं से हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करने की तरफ बढ़ेंगे। फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। अगर हमें मोमेंटम में चेंज लाना है, मोमेंटम को बदलना है, तो हमें क्या करना होगा, या तो हमें मास में बदलाव लाना होगा, मास को चेंज करेंगे, या तो वेलोसिटी को चेंज करेंगे, तब ना मोमेंटम बदलेगा। अब देखिए मान लेते एक कार है जो कि चल रही है और आपको इसका मोमेंटम बदलना है, तो आप क्या करेंगे, आप इसका मास थोड़ी बदल सकते हैं। मास को बदलने के लिए आपको अपने दोस्त को गाड़ी से फेंक देना होगा, ऐसा तो आप लोग करेंगे नहीं। आप कर क्या सकते हैं, आप वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। वेलोसिटी बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली मोमेंटम बदल जाएगा। लेकिन गाड़ी का वेलोसिटी बदलेगा कैसे, उसके लिए हमें गाड़ी पर फोर्स लगाना होगा। या तो मोशन की डायरेक्शन में हम इस पर फोर्स लगाएंगे, या तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तभी ना गाड़ी का वेलोसिटी बदलेगा। और ये जो फोर्स होगा ना वो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, और जब भी अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है तभी गाड़ी के वेलोसिटी में चेंज आता है। ये हमने पहले ही पढ़ा था। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंज आएगा और साथ ही साथ उसके मोमेंटम में भी चेंज आएगा, क्योंकि मोमेंटम जो होता है ना p इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी बदल रहा है तो मोमेंटम तो बदलेगा ही। आधा कॉन्सेप्ट तो आप लोग समझ गए, आधा आपको और समझना है। मान लेते हैं कोई ऐसा गाड़ी है जिसका बैटरी डेड है और उसको स्टार्ट करने के लिए हमें उसको पुश करना होता है। अगर मान लेते हैं आप इसको 10 न्यूटन का फोर्स लगा के पुश किए और तुरंत छोड़ दिए उसको, मतलब 10 न्यूटन लगाए और हाथ हटा लिए, तो क्या गाड़ी चालू होगा, क्या गाड़ी आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा गाड़ी आगे। आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे और कुछ समय तक लगाते रहेंगे, तब गाड़ी धीरे से आगे बढ़ेगा और स्पीड पकड़ने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं केवल उस पर डिपेंड नहीं करता कि गाड़ी का वेलोसिटी बदलेगा या नहीं और इसका मोमेंटम बदलेगा या नहीं, बल्कि इस पर भी डिपेंड करता है कि हम लोग फोर्स कितने देर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप 1 सेकंड के लिए 10 न्यूटन लगा के छोड़ दिए तो थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ेगा। आपको 10 न्यूटन का फोर्स कंटिन्यूसली लगाते रहना होगा, तब जाकर गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी। और जब गाड़ी आगे बढ़ेगी तो इसका वेलोसिटी भी बदलेगा
और जब वेलोसिटी बदलेगा तो इसका मोमेंटम भी बदलेगा। तो इतना जो हम लोग ज्ञान का बात किए कि किसी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगता है टी टाइम के लिए तब उसका वेलोसिटी बदलता है, और वेलोसिटी बदलने के साथ साथ उसका मोमेंटम भी बदलता है। इन्हीं सब बातों को न्यूटन ने एक लॉ बना दिया, एक नियम बना दिया, और उसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है? The rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force acts in the same direction as the force। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, हम समझाते हैं। न्यूटन ने कहा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं तो उसका वेलोसिटी बदलता है, और जब उसका वेलोसिटी बदलता है तो उसका मोमेंटम भी बदलता है। तो मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है ना, ये इस पर डिपेंड करता है कि कितना फोर्स लग रहा है, और साथ ही साथ इस पर भी डिपेंड करता है कि कितने समय के लिए वो फोर्स लग रहा है। इसको आसान भाषा में बोले तो जितना ज़्यादा आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे उसका मोमेंटम उतनी ही तेज़ी से बदलेगा। मान लीजिए पहले आप 100 न्यूटन का फोर्स लगाते थे तो इसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ता था और मोमेंटम भी धीरे धीरे बढ़ता था। लेकिन जैसे आप इस पर 1000 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे ना, इसका वेलोसिटी तेज़ी से बदलेगा और इसका मोमेंटम भी उतनी ही तेज़ी से बदलेगा। उसी तरह से फोर्स जितने लंबे समय के लिए आप लगाएंगे मोमेंटम उतने ही तेज़ी से चेंज होगा। जैसे कि आप पहले भी 1000 न्यूटन का ही फोर्स लगाते थे मान लेते हैं, और अभी भी 1000 न्यूटन का ही फोर्स लगाते हैं। लेकिन पहले क्या करते थे कि 5 सेकेंड के लिए 1000 न्यूटन लगाते थे, अब 10 सेकेंड के लिए लगा रहे हैं। तो पहले आपका मोमेंटम धीरे धीरे बदलता होगा, लेकिन अब जो होगा बहुत तेज़ी से मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि वही जो फोर्स है ना, जितना पहले लगा रहे थे उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा समय के लिए आप अब लगा रहे हैं। अब चलिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं 2 ट्रक है, दोनों का मास सेम है 1000 kg 1000 kg, और दोनों 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से चल रही है। अब क्या होता है, अब लगता है फोर्स, इस पर F1 फोर्स अप्लाई किया जाता है और इस पर F2 फोर्स अप्लाई किया जाता है। फोर्स अप्लाई करने के 5 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी 10 से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, और इसका वेलोसिटी 10 से 30 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। जब वेलोसिटी बदला दोनों का तो मोमेंटम भी दोनों का बदला होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वेलोसिटी बदलने से मोमेंटम बदलता है। आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं, यहाँ का मोमेंटम आपका आएगा 10,000, यहाँ का मोमेंटम आएगा 20,000, यहाँ का मोमेंटम आएगा 10,000 ही, और यहाँ का मोमेंटम आएगा 30,000। कुछ नहीं है, मोमेंटम निकालने के लिए हम लोग मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, वही किए हैं। यूनिट सबका क्या होगा, यूनिट सबका होगा केजी मीटर पर सेकेंड। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 5 ही सेकेंड में यहाँ का मोमेंटम थोड़ा सा बदला, जबकि उसी 5 सेकेंड में यहाँ का मोमेंटम बहुत बदल गया। ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे का रीज़न क्या है? इसी के रीज़न के बारे में ना हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा कि किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम किस रेट से बदल रहा है, वो इस पर डिपेंड करता है कि उस पर कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और वो फोर्स कितने समय के लिए अप्लाई किया जा रहा है। इसका मोमेंटम थोड़ा बदला है मतलब इस पर कम फोर्स अप्लाई किया गया होगा, और इसका मोमेंटम बहुत बदल गया है मतलब इस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया गया होगा। और अगर बाई चांस दोनों फोर्स इक्वल होगा तब भी हमें मोमेंटम में कम ज़्यादा चेंज दिख सकता है, क्योंकि अगर सेम फोर्स को हम लोग कम समय के लिए और सेम फोर्स को ज़्यादा समय के लिए अप्लाई करेंगे तब भी हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यही चीज़ हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से सीखा कि मोमेंटम कितना बदलेगा, मोमेंटम किस रेट से बदलेगा, ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है प्लस वो फोर्स कितने समय के लिए अप्लाई किया जा रहा है। तो जो कुछ भी हमने पढ़ा उसको कंक्लूड करके हम लोग कह सकते हैं कि मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। P इक्वल टू होता है M इंटू वी। फोर्स अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पर, अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए, तब आपको ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करने पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बदल जाता है। जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे मोमेंटम उतनी ही तेज़ी से चेंज होगा, और जितने लंबे समय के लिए फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा मोमेंटम बदलेगा। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हमें ये सीखना है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी तक हमने थ्योरी पढ़ा, कॉन्सेप्ट को हमने समझा, लेकिन अगर हम उसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना नहीं सीखेंगे तो हमारे रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करके सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ये ट्रक ही ले लेते हैं। मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का मास m है, इस पर F फोर्स अप्लाई किया गया है t टाइम के लिए, क्योंकि कितने समय के लिए फोर्स अप्लाई किया गया ये भी डिपेंड करता है ना। तो मान लेते हैं F फोर्स अप्लाई किया गया t टाइम के लिए और इसका वेलोसिटी बदला। शुरुआत में इसका वेलोसिटी u था
और बाद में फोर्स अप्लाई होने के बाद इसका वेलोसिटी बदल कर v हो गया। तो यहाँ पर वेलोसिटी बदल रहा है ना। शुरुआत में जो वेलोसिटी था उसको u से डिनोट करते हैं और इसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और बाद में जो वेलोसिटी हो गया उसको v से डिनोट करते हैं और उसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो हम लोग फिजिक्स में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इन दोनों टर्म्स का बार बार यूज़ करेंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी u v क्या क्या होता है। इसमें हम भी कंफ्यूज करते थे, इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। जब भी फोर्स लगेगा कुछ समय के लिए तो वेलोसिटी बदलेगा। फोर्स लगने से पहले जो वेलोसिटी था u, और फोर्स लगने के बाद जो वेलोसिटी कुछ समय के बाद हो गया उसको v से डिनोट करेंगे। जब फोर्स नहीं लगा था तब इसका मास m था और इसका वेलोसिटी u था, तो उस समय इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू यू हो जाएगा। इसीलिए इनिशियल मोमेंटम p1 हम लोग लिख सकते हैं m इंटू यू। और जब इस पर फोर्स लगाया गया तब इसका वेलोसिटी बदल गया, u से बदलकर v हो गया। तब इसका मोमेंटम भी बदल गया, क्योंकि वेलोसिटी बदलता है तो मोमेंटम भी बदलता है। तब इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू वी हो जाएगा। तो वही फाइनल मोमेंटम हम लोग लिख सकते हैं p2 इक्वल टू m इंटू वी। अब देखिए मोमेंटम कितना बदला, तो फाइनल मोमेंटम बाद का जो मोमेंटम है उसमें से शुरुआत का मोमेंटम अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि चेंज इन मोमेंटम कितना है। तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं p2 माइनस p1। तो वही लिखे हैं p2 माइनस p1, यानी कि mv माइनस mu, mv माइनस mu। अब दोनों से m कॉमन ले लेंगे तो m बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा v माइनस u। तो चेंज इन मोमेंटम हमारा हो गया m इंटू वी माइनस यू। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज़ करेंगे। हमने क्या पढ़ा था कि किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई होता है ना, ये फोर्स किस पर डिपेंड करता है, इसका मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। वही यहाँ पर लिखा है फोर्स इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम तो ये हुआ, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा। रेट का जब भी बात किया जाए ना तो आपको टाइम से डिवाइड कर देना है, वही रेट होता है। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम इतना था m इंटू वी माइनस यू, और रेट इन चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ये हो गया आपका रेट इन चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अब हम इससे एक इक्वेशन बना सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम में आपको जितना ज़्यादा चेंज लाना है आपको उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर आपको कम चेंज लाना है मोमेंटम में तो आपको कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है, एक के घटने से दूसरा भी घटता है। तो ये आप लोग पढ़े थे ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, उसी चीज़ का यहाँ पर यूज़ हो रहा है, कोई नया चीज़ नहीं है। अब एक चीज़ याद कीजिए, आपको हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ाए थे पिछले चैप्टर में जिसका टाइटल था मोशन। मोशन चैप्टर में हम आपको एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ाए थे। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना बदल रहा है उसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। अब देखिए वेलोसिटी पहले था u, अब हो गया v, तो कितना बदला, चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, v माइनस यू हो गया। और चेंज इन वेलोसिटी का रेट अगर हम बात करें तो अभी हम आपको बताए थे कि रेट का जब भी बात करें ना तो t से डिवाइड कर देना है। तो v माइनस यू डिवाइड बाई टी, इसी को तो एक्सेलरेशन कहते हैं ना। तो a इक्वल टू होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अब यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन हमें मिला ना, इसमें भी हमें v माइनस यू डिवाइड बाई टी दिख रहा है। तो क्या हम इसके जगह a लिख सकते हैं, क्या इस पूरे के जगह हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं ना। तो वही यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m इंटू ए के, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन के। अब इक्वेशन बनाने के लिए इस वाले सिंबल को हमें हटाना पड़ेगा, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्वल टू में, तब ना हमारा एक इक्वेशन प्रॉपर इक्वेशन तैयार होगा। तो जब भी इस सिंबल को आपको ये सिंबल में कन्वर्ट करना हो तो आपको एक कांस्टेंट यहाँ पर लाना पड़ेगा। अब ये जो बात हम बोले ना ये हर जगह लागू होता है, जितना भी कॉन्सेप्ट आप फिजिक्स में पढ़ेंगे हर जगह आप ये करेंगे और आपको करना ही होगा। जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और इक्वल टू का साइन लाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट यहाँ पर लिखना होगा, और हर इक्वेशन में वो कांस्टेंट अलग अलग होगा, उसका वैल्यू अलग होगा और उसका नाम भी अलग होगा। तो वही है, प्रोपोर्शनल का सिंबल यहाँ से हटाए तो यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल डाले और एक कांस्टेंट यहाँ पर आ गया F इक्वल टू k इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर इस इक्वेशन में k का वैल्यू 1 हो जाए तो हमें फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा F इक्वल टू ma, मतलब फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और यही है न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन।
न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा ना, वो केवल और केवल इसी इक्वेशन से आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा जितना भी न्यूमेरिकल हम बनाएंगे ना, सब इसी इक्वेशन से हम सॉल्व करके दिखा देंगे और कोई फार्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे। जो फार्मूला हम निकालेंगे ना, इसी इक्वेशन से कहीं ना कहीं से आपको निकाल कर बता देंगे। तो इसीलिए ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अच्छा, के का वैल्यू 1 कब आएगा, ध्यान से समझिए। इक्वेशन क्या हमें मिला था, एफ इक्वल टू हमें मिला था के इंटू एम इंटू ए। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाई एम ए। मतलब अगर हम इन दोनों को इस साइड ले आए, एम को भी और ए को भी, तो एफ में डिवाइड हो जाएगा दोनों और के का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो के का वैल्यू 1 कब आएगा, अगर आप फोर्स को 1 न्यूटन रख दें। फोर्स कितना रखना पड़ेगा आपको, 1 न्यूटन। मास आपको 1 केजी रखना पड़ेगा और एक्सेलरेशन आपको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना पड़ेगा। तो अगर इस तरह का वैल्यू आप पुट करते हैं तब आपको के का वैल्यू जो है वो 1 मिल जाएगा, क्योंकि 1 1 1 सॉल्व होके 1 ही आएगा ना, के का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे 1 ही क्यों रखे, यहाँ भी 1 क्यों रखे, यहाँ भी 1 क्यों रखे, कुछ और भी तो रख सकते थे। हाँ, कुछ और रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ना प्रैक्टिकली एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट के लिए एक बॉडी आप लेते हैं जिसका मास है 1 kg और आपको इस पर फोर्स लगा के इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर देना है। तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे ना, प्रैक्टिकली करके देखेंगे, तो आपको 1 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। 1 न्यूटन को डिफाइन ही इस तरह से किया गया है, 1 न्यूटन वो फोर्स है जो कि 1 kg मास में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ला दे। इसीलिए यहाँ पर फोर्स में हम 1 न्यूटन डाले, मास में 1 kg डाले और एक्सेलरेशन में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाले, तो के का वैल्यू हमें 1 मिल गया। वैसे ज़्यादा डीप में हमें जाना नहीं है अभी हमें बस इसी पर फोकस करना है, F इक्वल टू एम ए। यहाँ पर F क्या है, F है फोर्स, इसका यूनिट न्यूटन होता है, N से डिनोट करते हैं। M क्या है, मास है, इसका यूनिट kg होता है, kg से इसको डिनोट करते हैं। और A क्या है, एक्सेलरेशन है और इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इस तरह से न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की मदद से हम लोग फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट का मास चाहिए होगा और हमें उसका एक्सेलरेशन चाहिए होगा। मास और एक्सेलरेशन हमें मिल गया तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है या उस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, एन से इसको हम डिनोट करते हैं। 1 न्यूटन फोर्स उतना ही फोर्स होता है जिसकी मदद से हम 1 kg मास को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से एक्सेलरेट करवा दें। इसका यूनिट हम लोग मैथमेटिकली निकाल सकते हैं। फोर्स इक्वल टू हमने क्या देखा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें फोर्स का यूनिट मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हम इतना बड़ा यूनिट नहीं लिखते हैं, इसके जगह हम लोग क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का बहुत सारा रियल लाइफ एप्लीकेशन है। सबसे बड़ा रियल लाइफ एप्लीकेशन इसका है क्रिकेट में। आपने देखा होगा खिलाड़ी जब बॉल को कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे ले जाता है, कैच करके अपना हाथ वहीं पर नहीं होल्ड करके रखता है। अगर खिलाड़ी ऐसा करेगा ना तो उसके हाथ में जोर से चोट लगेगा। अब ऐसा क्यों होता है उसको ध्यान से समझिए। मान लीजिए कोई खिलाड़ी बॉल को कैच करता है और अपना हाथ वहीं पर रख लेता है, तो बॉल का जो वेलोसिटी है ना वो अचानक से चेंज हो जाएगा। बॉल बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ आ रहा था, अचानक से उसका वेलोसिटी 0 हो गया, मतलब उसका जो मोमेंटम है ना बहुत तेज़ी से चेंज हो गया। तो हम आपको क्या पढ़ा है कि मोमेंटम अगर बहुत तेज़ी से चेंज करना है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। बताए ना, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है ना। यहाँ पर वही होगा, मोमेंटम जब अचानक से चेंज हो गया बॉल का तो बहुत ज़्यादा फोर्स हाथों पर लगेगा और हो सकता है हाथ ही टूट जाए। लेकिन अगर आप बॉल के मोमेंटम को धीरे धीरे बदलने देंगे तो बॉल आप पे उतना फोर्स नहीं लगा पाएगा और आपके हाथों में चोट नहीं लगेगा। मोमेंटम कैसे धीरे धीरे बदलेगा, अगर आप उसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम करें। आप उसका वेलोसिटी अगर अचानक से कम कर देंगे तो चोट तो लगेगा ही, आप उसका वेलोसिटी उसको पकड़ कर धीरे धीरे कम करेंगे तो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे चेंज होगा, प्लस उसका मोमेंटम भी धीरे धीरे चेंज होगा और अल्टीमेटली बॉल आपके हाथों पर कम फोर्स लगा पाएगा। उसी तरह से तब भी होता है जब कोई एथलीट हाई जंप करता है, जैसे कि बहुत ऊंचाई से कूदा तो वो गद्दे पर कूदता है। ऐसा क्यों, वो फ्लैट एकदम टाइल्स पर क्यों नहीं कूद जाता है? ऐसा इसीलिए होता है कि अगर वो फ्लैट टाइल पर कूदेगा तो क्या होगा, उसका जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो कूद रहा है, उसका वेलोसिटी अचानक से यहाँ पर जीरो हो जाएगा। मान लीजिए वो 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से कूदा
और अचानक से जीरो हो गया तो उसका मोमेंटम तेजी से बदलेगा। और जब भी मोमेंटम तेजी से बदलता है ना तो बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई होता है, और जब बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा तो खिलाड़ी का पैर हाथ टूट सकता है। इसी कारण से खिलाड़ी गद्दा पर कूदता है, या तो गद्दे पर कूदेगा या तो सैंड पर कूदेगा। गद्दे पर कूदने से क्या होता है कि गद्दा जो है ना कूदने के बाद दबता है ना, तो उसका वेलोसिटी अचानक से नहीं बदलता है, उसका वेलोसिटी धीरे से बदलता है, और इसी कारण से खिलाड़ी को कोई नुकसान नहीं होता है। वेलोसिटी धीरे से बदलता है मतलब मोमेंटम धीरे से बदलता है, और मोमेंटम धीरे से बदलता है मतलब फोर्स कम अप्लाई होता है खिलाड़ी के बॉडी पर। कराटे प्लेयर को तो आपने देखा होगा जो कि अपने हाथों से ही ईंट को तोड़ देता है, आइस ब्लॉक्स को तोड़ देता है। तो ऐसा कैसे होता है? इसके पीछे भी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन काम करता है। कराटे प्लेयर आइस ब्लॉक या ईंट पर अपने हाथों से जोर से वार करता है। आप देखिएगा कि वो अपने हाथ को तेजी से लाएगा और अचानक से यहाँ पर अपना हाथ लाकर रोक देगा। बहुत कम समय में जो है ना उसका हाथ का वेलोसिटी बदल जाता है, यहाँ से निकलेगा बहुत तेज़ी से और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो वेलोसिटी इतना तेज़ी से इसका बदलता है हाथ का, जिसके कारण से इसके हाथ का मोमेंटम भी बहुत तेज़ी से बदलता है। और हम आपको बताएं कि अगर मोमेंटम बहुत तेज़ी से बदलेगा मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, और जब बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई होता है तो ईंट क्या और आइस ब्लॉक क्या, उसको तो टूटना ही है। कनेक्टिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन टू फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था कि जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म तरीके से मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म तरीके से मोशन ही करता रहेगा। इसी बात को न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से भी प्रूव किया जा सकता है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? F=ma, और एक्सेलरेशन क्या होता है? ये होता है v-u/t, यही होता है ना। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं mv-mu/t। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है F=mv-mu/t, उसी चीज़ को यहाँ पर लिखे हैं। तो डायरेक्टली ये कैसे आ गया आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ये जो इक्वेशन आया F=ma से ही आया है। अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि जब तक फोर्स अप्लाई नहीं किया गया हो तब तक उसका वेलोसिटी नहीं बदलेगा। तो अगर फोर्स अप्लाई नहीं किया गया हो तो फोर्स तो जीरो होगा। तो मान लेते हैं कि F=0 है, तो यहाँ पर F के जगह पर 0 पुट कर दिए। F जैसे 0 पुट करेंगे तो 0 इतना हो जाएगा, T उधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, T भी ख़त्म, तो mv-mu=0 हो जाएगा। mu को उधर भेजेंगे तो इधर माइनस में mu है, उधर जाके प्लस में mu हो जाएगा, तो mu=mv हो जाएगा। mm दोनों तरफ कट जाएगा, u=v हो जाएगा। अब u=v हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? u=v कहने का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी सेम है। मतलब ऑब्जेक्ट शुरू में जितना तेज़ी से चल रहा था कुछ देर के बाद भी वो उतना ही तेज़ी से चल रहा है। और यही तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि अगर हम फोर्स को जीरो रखें, फोर्स लगाए ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट शुरू में जिस स्पीड से चल रहा था उसी स्पीड से चलता रहेगा। अगर शुरू में स्पीड जीरो था तो बाद में भी स्पीड जीरो ही रहेगा। तो इस तरह से न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के इक्वेशन से हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी प्रूव कर सकते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में हमने क्या क्या जाना? न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ये एक्सप्लेन करता है कि फोर्स मोशन में कैसे चेंज लाता है, फोर्स अप्लाई करने के बाद मोशन कैसे बदलता है। फॉर्मूला हमें मिला F=ma, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने में अगर हम ज़्यादा समय लगाते हैं तो हमें कम फोर्स लगाना होगा, और वो भी हम पे कम फोर्स लगाएगा, जैसे कि क्रिकेट फील्डिंग में बॉल के साथ होता है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम तुरंत रोकना चाहें, इंस्टेंटली अगर हम उसको रोकना चाहें, तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, और वो भी हम पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगा, जैसे कि कराटे में होता है और जब कार क्रैश होता है तब भी ऐसा होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का ही एक स्पेशल केस है जिसमें कि फोर्स जीरो होता है। अगर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आप फोर्स को जीरो कर दें तो जो इक्वेशन मिलेगा वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का हो जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन क्या हो गया? u=v, मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम। अब हमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है जो कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है, और इसमें हम केवल एक ही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने सीखा है F=ma। इसी को हम मॉडिफाई करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है वो तो हम लोग जानते ही हैं, v-u फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई t। तो मेनली हम लोग यही दोनों फार्मूला यूज़ करेंगे और हर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 seconds।
एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg, बना लेते हैं। 5 kg मास वाला एक ऑब्जेक्ट है जिस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है नहीं दिया है, बट 2 सेकेंड्स के लिए इस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। इस फोर्स के अप्लाई होने के कारण इसका वेलोसिटी बदलता है। पहले इसका वेलोसिटी कितना था, इसका वेलोसिटी था 3 मीटर पर सेकेंड, और फोर्स अप्लाई होने के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो गया, ये हो गया 7 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड हमारा टाइम है। हमें पता है कि F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, और ma को हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v माइनस यू डिवाइड बाई टी। अब इसमें सब कुछ हमें पता है, अगर हम सबको पुट कर देंगे तो f हमें मिल जाएगा, फोर्स हमें मिल जाएगा। मास है 5 kg इंटू v का वैल्यू कितना है 7 मीटर पर सेकेंड, माइनस u का वैल्यू है 3 मीटर पर सेकेंड, और टाइम का वैल्यू है 2 सेकेंड। अब सबको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 7 माइनस 3 हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10। तो फोर्स हमें मिल गया 10 न्यूटन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो देखिए कोई अलग फार्मूला यूज़ किए, वही फार्मूला यूज़ किए ना, F इक्वल टू ma, इसी में मॉडिफिकेशन किए, और जो जो हमें दिया था सब पुट हो गया और सॉल्व हो गया, कुछ नहीं था इसमें। अब क्या बोला है, नाउ इफ़ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, अगर ये फोर्स 2 सेकेंड के जगह 5 सेकेंड के लिए अप्लाई किया गया होता तो व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी यानी कि v क्या होता। तो देखिए कम समय के लिए अप्लाई किया गया तो कम चेंज आया, ज़्यादा समय के लिए अप्लाई किया जाता तो ज़्यादा वेलोसिटी बदल जाता, 3 से 7 से ज़्यादा हो जाता, 3 से बदल कर 7 हुआ था ना, तो हो सकता है 10 हो जाता, 15 हो जाता, 16 हो जाता। तो क्या होगा एग्जैक्टली वही हमें फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं वही ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना था 5 kg उसका मास था, फोर्स तो वही अप्लाई किया गया है जो अभी निकला ना 10 न्यूटन, बोला है कि उसी 10 न्यूटन को ही अप्लाई करना है, बट कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए अप्लाई करना है। 5 सेकंड्स हमारा टाइम यहाँ पर हो गया। इनिशियल वेलोसिटी उतना ही था, u इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड ही था, लेकिन अब बोला है कि जब 5 सेकंड के लिए फोर्स अप्लाई किया गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, v क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए v के लिए फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो हमें क्या पता है, F इक्वल टू ma हमें पता है, एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करेंगे m इंटू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, ये हो जाएगा F इक्वल टू। अब हमें क्या चाहिए, v चाहिए, तो v के अलावा जितना कुछ है सबको उधर भेज देते हैं तो v का फॉर्मूला बन जाएगा। तो t उधर जाएगा तो f के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ टी इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू। अब देखिए m को भी उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ टी बाई एम, और उधर हो जाएगा v माइनस यू। हमें तो चाहिए v, तो u को भी उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, u को उधर भेजेंगे तो प्लस बन जाएगा उधर जाके, एफ टी बाई एम प्लस यू इक्वल टू v। तो अब हमें v डायरेक्टली मिल जाएगा इस फॉर्मूला से, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ टी बाई एम प्लस यू। तो एफ टी बाई एम प्लस यू में ही हम सारे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इसको ऊपर कर लेते हैं, एफ टी बाई एम प्लस यू। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ टी, एफ कितना है 10 न्यूटन का फोर्स है, t टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड का टाइम लग रहा है, बाई एम मास कितना है तो 5 ही है, प्लस u इनिशियल वेलोसिटी कितना है 3 है। तो अब सॉल्व करेंगे 5 5 कट जाएगा, 10 प्लस 3, 10 प्लस 3 यानी कि 13 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। तो अगर वही फोर्स 10 न्यूटन का ही फोर्स अगर 5 सेकेंड के लिए अप्लाई किया जाए तो वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर कितना हो जाएगा, 13 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो देखें ना, हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में यही पढ़ा था ना कि फोर्स सेम भी हो, यहाँ भी 10 न्यूटन का ही फोर्स था, यहाँ भी 10 न्यूटन का ही फोर्स था, लेकिन अलग अलग समय के लिए था। यहाँ पर 2 सेकेंड के लिए लगा, यहाँ पर 5 सेकेंड के लिए लगा। तो यहाँ पर कम चेंज आया, 3 से 7 ही हुआ, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा चेंज आया, 3 से 13 हो गया। कम चेंज आया है यहाँ पर वेलोसिटी मतलब मोमेंटम में भी कम चेंज आया है, और यहाँ पर वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज आया मतलब मोमेंटम में भी ज़्यादा चेंज आया होगा। मोमेंटम भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मोमेंटम तो कैलकुलेट करने बोला नहीं है तो यहाँ पे करना नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान है, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, किस में ज़्यादा फोर्स लगेगा, एक्सेलरेटिंग 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 4 kg मास है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दो अलग अलग मास है, एक मास कितने का है, एक मास है 2 kg का, और दूसरा मास कितना है, दूसरा मास है 4 kg का।
तो 4 kg का मास बना लिए। एक को हमें 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से एक्सेलरेट करवाना है, दूसरे को हमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से एक्सेलरेट करवाना है। मास हमें दिया है, एक्सेलरेशन हमें दिया है, यहाँ भी मास दिया है, एक्सेलरेशन भी दिया है। तो फोर्स तो हम लोग बता सकते हैं ना, F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। तो यहाँ का फोर्स कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 न्यूटन हो जाएगा, 2 5 जा 10 न्यूटन हो जाएगा। तो इसको एक्सेलरेट करवाने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। और यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ भी ma हो जाएगा। तो 4 यहाँ का मास 4 है, इंटू एक्सेलरेशन 2 है, 4 2 जा 8 न्यूटन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में इस तरह से लिखिएगा, m1 a1 m2 a2, क्योंकि मास ही 2 गो है ना, तो m1 m2 करके मान लीजिएगा, एक्सेलरेशन भी 2 है तो a1 a2 करके मान लीजिएगा। यहाँ फार्मूला भी चेंज होगा, ये F1 m1 a1 हो जाएगा, ये F2 m2 a2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप यूज़ कीजिएगा। अच्छा, फाइनल आंसर क्या होगा कि किस में ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो हम ये वाला आंसर बताएंगे। हम लोग लिखेंगे एक्सेलरेटिंग 2 kg मास एट द एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल रिक्वायर मोर फोर्स। किस में ज़्यादा फोर्स लगेगा, इस वाले में। तो इस तरह से एक स्टेटमेंट आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। एक कार है जिसका स्पीड हमें दिया है, इसका स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर। यूनिट यहाँ पर थोड़ा अलग है, ध्यान देना है। और जब इस पर ब्रेक लगाया जाता है, ब्रेक जो होता है कार जिस डायरेक्शन में चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है ना, ब्रेक लगाने पर। तो जब इस पर ब्रेक लगता है तो इसको कितना समय लगता है रुकने में, 4 सेकेंड का समय लगता है। 4 सेकेंड के बाद जाकर ये कार कहीं पर जाकर रुकती है। अच्छा, 4 सेकेंड के बाद कार तो रुक गई, इसका मतलब क्या हुआ कि कार का जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाएगा। और ये जो हमें दिया है ना वो इनिशियल वेलोसिटी है, u इक्वल टू इतना 108 किलोमीटर पर आवर हमें दिया है। अच्छा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में सबसे पहले कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि सब कुछ मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में तो बहुत आप लोग कन्वर्ट किए होंगे। 5/18 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। 18 6 जा 108 होता है और 6 5 जा 30, यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी u, और 0 मीटर पर सेकेंड 0 हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी। टाइम हो गया आपका 4 सेकेंड। और कुछ दिया है, और दिया है यहाँ पे कार का वेट, पैसेंजर के साथ कार का वेट कितना है, 1000 kg है। तो मास आपको दिया हुआ है, मास वेट अलग चीज़ होता है, यहाँ पे मास दिया है, मास दिया है 1000 kg। वेट का यूनिट भी न्यूटन ही होता है, ठीक ना। तो वो सब आप आगे पढ़ेंगे, अभी उसमें मत जाइए। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ़ इट्स मास along with द पैसेंजर इज 1000 kg। ब्रेक कितना फोर्स लगाया वो हमें बताना है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू है 0 माइनस u का वैल्यू है 30। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे उल्टा बैठा देते हैं तो उनका गलत हो जाएगा, सीधा बैठाना है, ठीक है। v माइनस यू है तो v तो 0 है और u है 30, तो 0 माइनस 30 करेंगे, 30 माइनस 0 नहीं, ठीक। और उसके बाद डिवाइड बाई टी, टाइम कितना है 4 सेकेंड का टाइम लगा है तो डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। तो ये इक्वल टू हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू 30/4, और जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। अब यहाँ पे 4 से ये कट जाएगा कितने बार में, 250 टाइम्स में, और 250 इंटू 30 करेंगे तो 75 और उस पर 2 0 और माइनस में आंसर आएगा। यहाँ पर माइनस में आंसर आया और इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा, क्योंकि ये फोर्स निकाल रहे थे ना, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा, क्योंकि सब कुछ हम लोग मीटर पर सेकेंड और मीटर और केजी इस तरह से MKS यूनिट सिस्टम को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जब भी आप MKS यूनिट सिस्टम को फॉलो कीजिएगा, जिसको SI यूनिट सिस्टम भी कहते हैं, तब आपका जो फोर्स आएगा ना वो न्यूटन में ही आएगा। अच्छा, यहाँ पर नेगेटिव क्यों बच गया, नेगेटिव साइन ये एक्सप्लेन कर रहा है कि गाड़ी जिस डायरेक्शन में जा रही थी ना, फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, माइनस का साइन वही एक्सप्लेन हमें कर रहा है। अगर ये आंसर प्लस में आता तो इससे हमें क्या पता चलता, इससे हमें पता चलता कि गाड़ी जिस डायरेक्शन में जा रही थी फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगा है,
लेकिन ब्रेकिंग फोर्स जो होता है ना सेम डायरेक्शन में नहीं लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तब ना गाड़ी रुकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड अ मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस आर टाइट टुगेदर। यहाँ पर दो मासेस का बात किया गया है, एक मास है m1 और दूसरा मास है कौन, m2। दोनों पर सेम फोर्स अप्लाई किया गया है, इस पर भी 5 न्यूटन का फोर्स और इस पर भी 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने पर इसका एक्सेलरेशन हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका एक्सेलरेशन हो जाता है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, बस इतना ही देखकर क्या आप बता सकते हैं कि m1 ज़्यादा होगा या m2 ज़्यादा होगा, कौन सा मास ज़्यादा होगा दोनों में। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे हैं तो आपको बिना कैलकुलेशन के भी पता चल जाएगा कि m1 ज़्यादा है या m2 ज़्यादा है। अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखकर बताइए, अभी हम m1 m2 दोनों निकाल के बताते हैं। दोनों जगह पर देखिए हमें फोर्स पता है और एक्सेलरेशन पता है। फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, F = ma। तो अगर हमें मास चाहिए तो हम एक्सेलरेशन से डिवाइड कर देंगे फोर्स को, अगर हम फोर्स को एक्सेलरेशन से डिवाइड करेंगे तो हमें मास मिल जाएगा, m = F/a। इसी तरह से एक ही फॉर्मूला है लेकिन उसी को हमें अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करना होता है। m1 हमारा हो जाएगा फोर्स बाय एक्सेलरेशन यानी कि 5/10 यानी कि 1/2 kg, मास है तो kg में ही आएगा। और m2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स बाय एक्सेलरेशन यानी कि 5/20 यानी कि 1/4 kg। अब बोला है कि अगर दोनों को साथ में हम टाई कर देते हैं, साथ में बांध देते हैं, दोनों मास को एक साथ रख देते हैं और उतना ही फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमें बताना है। जब दोनों मासेस को साथ में बांध देंगे तो एक नया मास मिल जाएगा m1 + m2। इसके लिए दोनों को जोड़ देंगे, 1/2 + 1/4 दोनों मिलके हो जाएगा 3/4 kg। फोर्स तो यहाँ भी उतना ही है, 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाना है। इस बार हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो मास को उधर भेज देंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स बाई मास हो जाएगा। तो फोर्स भी पता है, मास भी पता है, इसमें इससे डिवाइड कर देना है, बस हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स बाई मास यानी कि 5 / 3/4। 5 को 3/4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 × 4 = 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रैक्शन में रहने देते हैं तो भी ठीक है, अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 6.6667 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे लास्ट क्वेश्चन में हमें ज़्यादा डेटा तो नहीं दिया है लेकिन एक ग्राफ हमें दिया गया है, इसी ग्राफ से हमें सारे डेटा मिल जाएंगे। अभी देखिए कैसे हमें डेटा मिलेगा। क्वेश्चन में बोला है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 20 ग्राम। मास हमें दे दिया है तो मास पहले लिख लेते हैं, मास इज 20 ग्राम। मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल। एक लंबा सा टेबल है जिस पर एक बॉल जो है वो मूव कर रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही हमें सब कुछ मिल जाएगा। इस तरफ बढ़िएगा तो आपको टाइम दिखेगा, इस तरफ बढ़िएगा तो आपको वेलोसिटी दिखेगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी देखिए नीचे आ रहा है, वेलोसिटी कम होते जा रहा है। मतलब ज़रूर बॉल जो है ना उस पर कोई फोर्स काम कर रहा है जिसके कारण से उसका वेलोसिटी धीरे धीरे गिर रहा है। और वो फोर्स कौन सा है आपको पता होगा, ये फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना वही बॉल के वेलोसिटी को धीरे धीरे करके कम करते जा रहा है। तो शुरुआत में बॉल का वेलोसिटी कितना था, शुरुआत में बॉल का वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड था ना, ग्राफ से हमें पता चल रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया हमारा, u हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। और जब बॉल रुक गया अंत में जाकर तो यहाँ पर उसका वेलोसिटी कितना हो गया, यहाँ पर तो उसका वेलोसिटी 0, देखो सबसे नीचे यहाँ पर 0 है। तो अंत में जब जाकर बॉल रुक गया तो उसका वेलोसिटी 0 हो गया। तो v हमारा क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। जब गाड़ी रुक जाए, बॉल रुक जाए तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी 0 ही होगा। अब समय कितना लगा, ये 20 से 0 तक आने में कितना टाइम लगा, तो ये टाइम लगा 1 सेकेंड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड लगा ना टाइम। यहाँ देखिए टाइम सेकेंड में लिखा है तो टाइम लग गया 10 सेकेंड्स। तो टाइम भी हमें मिल गया, टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड। अब हमें बताना है हाउ मच फोर्स डज टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। टेबल जो है बॉल पर कितना फोर्स लगाया होगा जिसके कारण से बॉल रेस्ट में आ गया। तो फोर्स निकालने का तो हमें आता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास तो m हो गया, एक्सेलरेशन क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ v - u / t। बार बार तो यही करते हैं ना हर क्वेश्चन में, तो वही कर दिए डायरेक्ट। मास कितना है, ग्राम में है। तो देखिए यहाँ पे CGS यूनिट सब जगह यूज हो रहा है। CGS यूनिट पता है ना, CGS
लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। तो जब CGS यूनिट हम लोग यूज़ करेंगे ना, तो जो फोर्स है उसका यूनिट न्यूटन नहीं होगा, उसका यूनिट होगा डाइन। बताए थे ना आपको पिछले क्लास में, CGS यूनिट क्या होता है, डाइन होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स हमें मिलेगा ना, उसका यूनिट हम डाइन लिखेंगे, न्यूटन नहीं लिखेंगे। अच्छा, एक गलती हम किए हैं, आप लोग पकड़े कि नहीं? गलती हम क्या किए हैं कि यहाँ पे मीटर पर सेकेंड लिख दिए। देखिए, मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड नहीं होगा, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा है ना। तो ये सब गलती आपको नहीं करना है, ये सब गलती हम कर सकते हैं। मास है 20 इंटू फाइनल वेलोसिटी है 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 20 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा है, 10 सेकेंड्स का टाइम लगा है। तो ये हो जाएगा 20 इंटू माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा और 2 इंटू माइनस 20 हो जाएगा -40। और इसका यूनिट क्या होगा, ये फोर्स हम लोग निकाल रहे थे ना, फोर्स निकाल रहे थे, तो यहाँ पर इसका यूनिट हो जाएगा डाइन, क्योंकि हमने सारा यूनिट CGS में लिया है, तो इसका यूनिट हो जाएगा डाइन। नेगेटिव साइन देखिए यहाँ पर भी आ गया। नेगेटिव साइन यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि बॉल का मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा था, फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स वैसे भी अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है ना, तो इसी कारण से यहाँ पर नेगेटिव आ गया। अगर जिस डायरेक्शन में बॉल जा रहा था उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्लस में आंसर आता। तो फाइनली हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को भी कंप्लीट कर लिया। ये सारे टॉपिक्स तो हमने पार्ट 1 में ही पढ़ लिया था। अब बचा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके लिए एक अलग से वीडियो हम अपलोड कर देंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो जल्दी से जल्दी अपलोड करेंगे, नहीं तो हम जा रहे हैं सोने, बहुत थक गए हैं। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप साइंस का प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हर चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।